और इस ऑनलाइन सभी का स्वागत है। झारखंड के धाम में आयोजित 12वां दिन, जिसमें आप सभी प्रशिक्षक, अधिकारी, खिलाड़ी, प्रेमियों माइक को म्यूट कर रखें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने जब आपको प्रश्न पूछना हो, सलील जी आपका आवाज नहीं आ रहा स्पष्ट। सलील जी आवाज नहीं आ रहा आपका। शैलजा जैन मैम प्लीज म्यूट करके रखिए माइक को। अपन म्यूट कर रहे हैं बार बार। सलील जी स्टार्ट करिए। सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सलील जी आपकी आवाज आ रही है। आप सभी का स्वागत है। कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड के तत्वावधान में आज ऑनलाइन वर्कशॉप का लगातार 12वां दिन है, जिसमें आप सभी प्रशिक्षक, तकनीकी अधिकारी, खिलाड़ी एवं कबड्डी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपना माइक को म्यूट मोड पे रख लेंगे। जब कोई प्रश्न पूछना हो आपको, तो आप अपने जूम ऐप पर हैंड रेज का जो ऑप्शन दिया हुआ है, वहां जाकर हैंड रेज करेंगे या चैट पर अपने प्रश्न को पूछेंगे। और जब आपका प्रश्न पूछना पूरा हो जाए, तो पुनः अपने माइक को म्यूट मोड पे कर लेंगे। क्योंकि इस कार्यक्रम का प्रसारण देश विदेश के खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी देखते हैं, तभी अनुरोध रहेगा कि आप लोग एक खिलाड़ी की भांति, एक खेल प्रेमी की भांति अनुशासन पे रहकर सही स्थिति में बैठते हुए इस वर्कशॉप का लाभ उठाएंगे। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, कबड्डी के लीजेंड, जिनके एक झलक पाने के लिए हम सभी बेताब रहते हैं, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान अनूप कुमार, जिन्हें हम कैप्टन कूल के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने अनुभव एवं चपलता से बहुत सारी विषम परिस्थितियों में अपनी टीम को संभाला है और इंडिया का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है। इन्होंने 2010 और 2014 में एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया, 2016 में साउथ एशियन गेम्स और उसी समय कबड्डी विश्व कप का भी खिताब इंडिया को दिलाया। ये अभी प्रो कबड्डी लीग में पुनेरी पल्टन के कोच भी हैं। ये अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं। और अनूप कुमार जी, जो करोड़ों लोगों के दिलों में राज करते हैं, आज हम सभी के साथ हैं। मैं चाहूंगा हमारे कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड के सेक्रेटरी श्री विपिन सर से कि सर अनूप कुमार जी के स्वागत में 2 शब्द कहें। विपिन सर। मैं श्री अनूप कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस वर्कशॉप में आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के, जहां एक और पूरा देश आज बीमारी से ग्रस्त है, उस बीच हम लोगों ने कबड्डी का
वर्कशॉप आयोजन करके पूरे देश में कबड्डी का एक माहौल पैदा करने के लिए कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड तत्पर है और हमारी टीम। मैं पुनः अनूप जी से बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने अपना समय निकाल के आज वर्कशॉप में भाग ले रहे हैं। और जो भाग ले रहे हैं झारखंड के अलावा पूरे देश से टेक्निकल ऑफिशियल प्रशिक्षक एवं खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, मैं उन सबों का भी पुनः आज हार्दिक स्वागत करते हैं। अनूप जी। विन जी थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं झारखंड कबड्डी एसोसिएशन को और इनके जनरल सेक्रेटरी विपिन भाई जी को और मेरे काफी अजीज दोस्त तेज नारायण जो अपने झारखंड के कोच भी हैं और मेरे साथ नेशनल कैंप में भी रहे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, इनवाइट किया। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप कोरोना जैसी जो महामारी चल रही है, इस बीच जो सभी हमारे खिलाड़ी अपने गेम से दूर हैं, घर में लॉक्ड हैं, लॉकडाउन है, उस दौरान आप लोगों ने जो ये लाइव वर्कशॉप जो चलाया कबड्डी का, ये बहुत अच्छी मुहिम आपने चलाई है। इसके माध्यम से हम बहुत सारे कोचेज, बहुत सारे ऑफिशियल और तकरीबन सभी खिलाड़ी जो यहाँ पे जो अटैच नहीं हो पा रहे, वो कबड्डी अड्डा पे देख रहे हैं, वो आपस में जुड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं आपका दोबारा से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, जिसका प्रकोप हिंदुस्तान में भी काफी चल रहा है। देखिए, इस समय में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये लॉकडाउन का जो डिसीजन लिया है, काफी स्ट्रॉन्ग डिसीजन है और ये डिसीजन हम सब के लिए है, पूरे भारतवासियों के लिए। तो आप सबसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जितने भी लोग मुझे इस वर्कशॉप के माध्यम से सुन रहे हैं, वो कृपया अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें। अगर बहुत ज्यादा ही जरूरी आपको काम है तो ही घर से बाहर जाएं, अन्यथा आप घर में रहें, ताकि ये जो महामारी है ज्यादा ना फैले और हम जल्दी इससे रिकवर होके और दोबारा अपने रूटीन में आ जाए। इस बात का प्लीज आप पालन कीजिए। और जितने भी कबड्डी परिवार है, जो हमारा कबड्डी फैमिली, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, चाहे वो जूनियर है चाहे सीनियर है, ये लोग इसका थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, अपने आसपास में सबको समझाएं, बताएं कि अपने घर में रहे, बाहर। ये आपको रिक्वेस्ट है। देखिए, आज का जो टॉपिक था, ये टॉपिक कोच और प्लेयर के बीच का था कि हमारा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। तो हमारे इस प्रोग्राम में हमारे काफी सीनियर कोचेज आ चुके हैं। हसन सर आए हैं, हुड्डा सर आए हैं और कल मेरे काफी अजीज और मेरे गुरु ई भास्कर सर भी हमारे साथ जुड़े और काफी लंबा उन्होंने टाइम दिया और काफी अच्छी अच्छी बात बताई। तो इतने एक्सपीरियंस जो कोचेज हमारे साथ जुड़ते हैं इस वर्कशॉप के द्वारा, उनसे जो भी बात हमें सीखने को मिले वो बहुत बेनिफिट। और देखिए, मेरा पहला सीजन था एज ए कोच, मैंने एक सीजन किया अभी लास्ट, और ये जो एक्सपीरियंस कोचेज हैं, ये जो भी बात बताते हैं, उससे मेरे जैसे प्लेयर को भी बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है। जो भी ये बात बताते हैं, उन बातों को अपने दिमाग में रखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ताकि हम वो काम आगे इन फ्यूचर जो हमारे यंगस्टर हैं, जो हमें आगे लीग में या हमारी जो स्टेट टीम या नेशनल टीम में भी हमें मौका मिलेगा, जाएंगे वहाँ उन प्लेयरों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उनको बताएंगे, ये सारी बातें उनको समझाएंगे। देखिए, प्लेयर का जो कोच और प्लेयर का जो एक रिश्ता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, इसके बीच में कोई भी लालच नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर एक कोच अगर अच्छे तरीके से अपने प्लेयर्स को ट्रीट करेगा तो उसका वो 100% जो उनकी परफॉर्मेंस है वो ले सकता है। मैंने बहुत देखा है कि अभी मैं अपनी बात करूं तो मैं आज तक एक प्लेयर करके खेल रहा था, वहां पे हमारे कोचेज भी थे जो हमें कोचिंग देते थे। कोच का रोल मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा प्रैक्टिस टाइम है, जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ये जो वीडियो सेशन हम लोग करते हैं, उसमें कोच का सबसे ज्यादा मेन रोल होता है। ग्राउंड में आने के बाद जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं, जो हमारे और जो यंगस्टर भी हैं, सीनियर है, जो जिनका शिक्षण ज्यादा काम करता है, उन प्लेयरों का काम ग्राउंड में मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कोच के पास 2 टाइम आउट मिलते हैं। 2 टाइम आउट में कोच सारी बातें इतनी जल्दी नहीं बता सकता। तो ये सारी चीजें जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर है वो अपने दिमाग में रखते हैं और फिर अपने तरीके से वो टीम को खिलाते हैं। थोड़ा बहुत कोच के
कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे हमारी ग्राउंड की रेड आ जाती है तो डिफेंसर कोई है तो पीछे आके थोड़ा कोच से देख लेता है, थोड़ा हमारे इशारे कुछ होते हैं, आई कांटेक्ट के द्वारा हम समझ जाते हैं। तो कोच का जो काम है ग्राउंड पे, सबसे पहले तो हमें प्रैक्टिस किस तरीके से करानी है, हमें कौन प्लेयर हमारे पास है, उस प्लेयर की कैपेबिलिटी क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, हमें उसकी स्किल्स पे काम कराना ज़रूरी है। अगर सपोज़ कीजिए मैं एक रेडर हूँ और मेरा जो परफेक्ट है, जो टो टच या बोनस है, और मेरा जो कोच है कोई, मुझे कोचिंग दे रहा है, अगर वो मुझे बोले कि अनूप तू चैन को जंप कर या डुबकी लगा या आगे जाके हैंड रीच कर, तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मैं सोचूँगा कि यार कोच पता नहीं जो मेरी परफेक्ट स्किल है, उसके अलावा मुझे वहाँ से हटा के मुझे दूसरी जगह ध्यान मतलब मेरा ले जा रहा है और वो काम मैं अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ। तो कोच का सबसे पहला ये काम है कि वो अपने प्लेयर्स का, सभी प्लेयर्स का ये ध्यान रखे कि ये प्लेयर कहाँ पे अच्छा खेलता है, इसकी परफेक्ट स्किल क्या है और किस चीज को वो करने में ज्यादा उत्साहित रहता है ग्राउंड में आने के बाद प्रैक्टिस करते टाइम, कि मैं बोनस करूं तो ये मेरे लिए अच्छा है, बार बार बोनस करता है, बार बार हैंड रीच करता है। हमें उसी चीज पे ध्यान देना चाहिए कोचिज को कि ये प्लेयर इसमें इंटरेस्टेड है तो ये काम इससे कराया जाए। दूसरी बात है कोच का जो बिहेवियर है, जो नेचर है, पूरी टीम के साथ हमारी टीम 12 की होती है, अगर हम नेशनल की बात करें या स्टेट की कोई टीम बात करें, लीग में हमारे वही प्लेयर 22 से 20, 25, 28 भी हो जाते हैं। तो जो कोच का एक नजरिया होता है प्लेयर के लिए, वो एक लेवल का होना चाहिए। कोच को कभी पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए, कभी उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जूनियर प्लेयर है, ये सीनियर प्लेयर है। उसको एक लेवल में देखना चाहिए सभी प्लेयर्स को। अगर वो स्ट्रिक्ट है तो वो सबके लिए स्ट्रिक्ट है, और अगर वो सॉफ्ट है तो सबके लिए सॉफ्ट है। और मुझे लगता है कि ज्यादा सॉफ्ट भी ज्यादा ठीक नहीं होता कोच, और ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं। हमें काम कराना है, हम काम करने का तरीका, कौन प्लेयर किस तरीके से काम करता है, किस सिचुएशन में कैसे खेलता है, वो एक कोच की जिम्मेवारी है। वो उसको पता होना चाहिए कि मुझे किस प्लेयर से कैसे कब काम लेना है। कई बार दिक्कत आती है कि हम कोई मैच खेल रहे हैं, मैं अभी अपने लास्ट सीजन की बात करता हूँ, पुनेरी पल्टन लास्ट सीजन में कई ऐसे मैच हारी कि जो मैच हम जीत रहे थे उसके बाद लास्ट हम 1-2 मिनट में मैच हार गए। उसके बाद मैच खत्म हो गया, मैच खत्म होने के बाद सबका टेम्पर हाई होता है, प्लेयर हो चाहे कोच हो, सब देखिए हार से कोई भी खुश नहीं होता। सबको गुस्सा आता रहता है, सब सोचते हैं कैसे गलती होगी, क्यों हो गया। उसी दौरान अगर कोच, मैच खत्म हो गया, मैच के बाद कोच ने मीटिंग ली, टीम से बात की, अगर वहाँ पे कोच अगर गुस्सा करता है, ज़्यादा एक प्लेयर्स को जिसने गलती की, जिसकी गलती से मैच हार गए, उसको ज़्यादा बोलता है तो और ज़्यादा प्रेशर ले जाता है। फिर अगले मैच में उसको खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे मेरे हिसाब से एक कोच को मतलब थोड़ा धैर्य बना के रखना चाहिए, थोड़ा शांत रहना चाहिए। प्लेयर्स को कुछ भी ना बोले, उनको एक दिन पूरा छोड़ दें फ्री माइंड, वो खाना खाएँ, रेस्ट करें, अगले दिन उस टॉपिक पे उनके साथ बात करें, ताकि उनका भी माइंड थोड़ा सेट हो, वो भी कूल रहे और कोच खुद थोड़ा-सा उस जो हार हुई है, उससे निकल के बाहर आए, अच्छे तरीके से बात करें। उसके बाद उन प्लेयरों को बताए, समझाए कि आप लोगों ने ये गलती की, इस गलती की वजह से आप लोग ये मैच हारे हैं, आगे वो गलती ना करें। कोच का काम है कि प्लेयर्स का ध्यान रखना प्रॉपर तरीके से, कौन प्लेयर किस तरीके का है, किस प्लेयर को किस तरीके से ट्रीट करना है, वो कोच की ज़िम्मेवारी है। कई बार हम क्या करते हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, हम लोग नेशनल कैंप में थे, बलवान सिंह जी हमारे कोच थे, भास्कर सर हमारे कोच थे, तो कई बार प्लेयर का मूड नहीं होता खेलने का, और जैसे अभी मान लीजिए क्लाइमेट थोड़ा चेंज है, बारिश-वारिश का मौसम हो गया, तो प्लेयर्स आपस में बात करते हैं, आज तो रेस्ट में करने का मन है, हम तो बैठ के एक साथ चाय पी के कुछ बात-वात कर लेते हैं, आज खेलना ज़रूरी नहीं था। तो ऐसे टाइम पे कोच को इतना ऑब्ज़र्व होना चाहिए, प्लेयर के बारे में इतना जानना, उसके एटीट्यूड, उसके चाल-चलन से पता होना चाहिए कि आज प्लेयर का मूड कैसा है। अगर ऐसा मूड है तो प्लेयर को आप, हम अगर हफ्ते में हमारा 1 रेस्ट होता है, संडे हम रेस्ट कर देते हैं। अगर उसके अलावा कभी बाय चांस हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में प्लेयर्स के मूड के अकॉर्डिंग अगर हम कोई रेस्ट कर देते हैं, कोई रिग्रेशन गेम करा देते हैं उनको देख के, तो हमेशा वो बेनिफिट रहता है। आप लोग कोच जितने भी कोचेज़ हैं, अभी जो यंगस्टर कोच हैं, काफ़ी अच्छा ट्रीट करते हैं प्लेयरों को, मैंने देखा है लीग में भी। ज़्यादा कुछ प्लेयर ऐसे हैं, कुछ कोचेज़ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कराते हैं प्लेयर्स से। मुझे लगता है कि जो हमारे पास अभी फिटनेस ट्रेनर है, फिटनेस ट्रेनर बता देता है कि पूरा रिकॉर्ड देता है, हफ्ते का 1
वीकली रिकॉर्ड देते हैं कि कौन से प्लेयर की क्या रिपोर्ट है, कितनी फिटनेस है। अगर हमारा प्लेयर 80 से 90% फिट है तो हमें उससे ज्यादा फिटनेस कराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि उसके बाद उसको फिटनेस लेवल उतना ही रख के उसकी स्किल्स पे और उसकी स्ट्रेटेजी जो ग्राउंड में काम आए, स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस कराएं। आप 4 के डिफेंस में कैसे खेलना है, 5 के डिफेंस में कैसे खेलना है, अगले टीम की कितने पॉइंट की लीड है और कितना टाइम बचा हुआ है, उस टाइम पे हमें कैसे खेलना है, अगर हमें चेंज लेना है तो कौन सा प्लेयर हम चेंज करके अंदर डाल सकते हैं। ये सारी चीजें कराना जरूरी है, ना कि उसकी फिटनेस पे ज्यादा ध्यान दें। तो ये जो सारी बातें हैं ये कोच को ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा कोच का मूड हमेशा ग्राउंड टाइम में कोच का मूड हमेशा अच्छा होना चाहिए। कोच के घर पे कल भास्कर सर ने भी बात कही थी कि कई बार ऐसा होता है कि प्लेयर्स के घर पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो प्लेयर अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक प्लेयर रेस्ट करेगा तो बाकी हम प्लेयर से हम वो काम करा सकते हैं, हम उनको खिला सकते हैं, प्रैक्टिस करा सकते हैं। पर हम एज ए कोच है, अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है या हमें कुछ और प्रॉब्लम है, तो हमें ग्राउंड पे हम जा रहे हैं तो वो चीज हमें भूलनी चाहिए। हमें 2 घंटे ग्राउंड पे देने हैं तो हमारा फोकस हमारे प्लेयर्स पे होना चाहिए, ना कि अपने घर की जो प्रॉब्लम है उस पे होना चाहिए। हमें उसको अवॉइड करके हमें प्लेयर्स पे ध्यान दें। हमें पता होना चाहिए कि हमारे आज का शेड्यूल क्या था, हमारी प्रैक्टिस क्या थी, हमें क्या प्रैक्टिस करानी है, कैसे करानी है। ये सारी चीजें कोच के दिमाग में हमेशा होना चाहिए। अगर एक कोच एक प्लेयर का मतलब सच्चे सच्ची भावना से और सच्ची लगन से एक कोच प्लेयर के साथ अगर फुल मतलब अच्छा फुल टाइम वर्क करता है, 100% अपना उसको देने की कोशिश करता है, तो खिलाड़ी कोई भी ऐसा नहीं होगा जो वो समझेगा नहीं कि ये कोच कैसा है, मेरे साथ इसका बिहेवियर कैसा है और इसके साथ मुझे कैसे रहना है, इसके साथ मुझे प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करनी है, जो ये चीज मुझे बता रहे हैं उसको मुझे कैसे फॉलो करना है। कोच और खिलाड़ी का जो तालमेल है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस तालमेल की वजह से हम लोग जो टूर्नामेंट खेलते हैं, हम मैच खेलते हैं, हम जो मैच जीतते हैं, उसका जो ये सारा जो श्रेय होता है ना, जो जीत का श्रेय है, ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है कोच और प्लेयर का, इसकी वजह से होता है। कोच अपने प्लेयर्स को इस तरीके से ट्रीट करता है, हमेशा कोच कभी ये नहीं चाहता कि उसकी टीम हारे, या उसका कोई भी प्लेयर चाहे उसका 12वां नंबर का प्लेयर है, अगर वो उसको भी अगर वो टीम में डालता है तो हमेशा उससे यही एक्सपेक्टेशन करता है कि वो अपना 100% दे, जो काम उसने कभी प्रैक्टिस में नहीं किया वो इस मैच में करके दिखाए। और उस टाइम पे एक जो प्लेयर वहां खेल रहा है उसकी भी ये वो बनती है कि वो भी अपना 100% रिजल्ट दे, ताकि कोच उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको देख के उसको आगे 12 में ना लेके चेंज ना करके फर्स्ट 7 में चांस दे, उसको और ज्यादा खेलने का मौका मिले। देखिए, एक जो बात मैं सबसे अलग कहना चाहता हूँ, मैं अभी किसी भी स्टेट टीम का कोच नहीं हूँ, पर जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने टाइम में खेलते टाइम, लीग स्टार्ट होने के बाद हमारी जो जैसे अभी हरियाणा टीम बनती है तो उसमें प्लेयर्स का मोटिव क्या होता है, प्लेयर क्या सोचते हैं कि मुझे 12 में आना है, मुझे टीम में एंटर करना है, हरियाणा टीम में मुझे एंट्री करनी है। और लीग में क्या प्रोसीजर है, लीग में ये सोचते हैं प्लेयर कि मुझे खेलने का चांस मिले, मैं फर्स्ट 7 खेलूं या मैं ग्राउंड पे मैच पे उतरूं। उसका क्या है, उसमें कोच का मतलब दिमाग बहुत अपसेट रहता है, कोच का डिसीजन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है वहां पे। क्योंकि अगर हम नेशनल खेल रहे हैं, नेशनल पार्टिसिपेट करते हैं, हम अगर 12 में आते हैं तो हमें एक तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता है जो हमें कहीं भी कोई भी जॉब हम जहाँ भी फॉर्म फिल करते हैं उसके लिए हमें जरूरत है, वो कंपलसरी किया हुआ है। दूसरा, हम नेशनल टीम में आने के बाद हम प्रो कबड्डी के जो अपना ऑप्शन होता है ऑप्शन लिस्ट में आ जाते हैं। लीग की बात करें, लीग में वही प्लेयर मैच पे खेलना चाहता है ताकि उसमें क्या क्षमता है वो अपनी दिखा सके पब्लिक के सामने, अपने फैंस के सामने। और अगर वो परफॉर्मेंस देगा तो ही अगले सीजन में और जो कोचेज है जो उसको देख रहे हैं वो तभी तो उसमें बिल्ड करेंगे, तभी उसका थोड़ा सा प्राइस अप होगा। तो ये दोनों अलग अलग चीज है, इसमें कोच को खुद मतलब मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए कोच को वहां पे कि किस प्लेयर को हमें खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, किसको कब चेंज करना है, किसको कब चेंज नहीं करना है। तो ये सारी बातें मुझे लगता है जो मेरे दिमाग में थी मैंने सब बता दी। बाकी अगर आप लोग अब जैसे कोई क्वेश्चन करना चाहे मेरे साथ कर सकता है, क्योंकि
कल बहुत ज्यादा शिकायत मैं सुन रहा था, भास्करन सर बहुत अच्छी स्पीच दे रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, पर जो पब्लिक, जो हमारे खिलाड़ी जो बैठे हुए थे, जो उनको सब लाइव देख रहे थे, वो उनसे क्वेश्चन नहीं कर पाए। मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन हुए। तो बहुत सारी पब्लिक थी ऐसी कि बार बार आ भी रहा था मैसेज कि आप लोग, आप वेट कर रहे हैं, आपको आपसे मैसेज में सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे सवाल पूछें, जितना भी मुझसे हो सकेगा, जो मुझे पता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो, मैं तिलक राम साहू जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। जी अनूप जी, तिलक मैं राज। ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने ये जानना चाह रहा हूँ कि आप तो मिट्टी में ग्राउंड में भी खेले हैं और मैट में भी खेले हैं, दोनों में खेले हैं, जी तो दोनों में डिफरेंस क्या है और बच्चों को कैसे इम्प्रूव करना है कि मैट में खेलने के लिए और मिट्टी में खेलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, मेंटली हमें सेट होना चाहिए। अगर हम, वैसे तो मोस्टली अभी मैट आ गया, मिट्टी तो बहुत कम रही है ही मिट्टी। मैट के हमारे जो भी टूर्नामेंट है सब मैट पे होते हैं। बाकी मिट्टी पे, एक तो इंजरी मिट्टी पे कम होती थी, मैट पे थोड़ी इंजरी ज्यादा होती है। पर हमारे गेम को अप करने के लिए मैट लाया गया, प्रो कबड्डी लीग एक ग्लैमर के साथ दिखाई गई, तो ये भी जरूरी है। पर अभी मिट्टी नहीं है, तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। हमें प्रैक्टिस मिट्टी पे भी करनी चाहिए, मैं नहीं कहता मिट्टी पे प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, पर हमें मैट का कोई भी कंपटीशन लड़ना है, कोई भी कंपटीशन हमारा नियर बाय है, तो कम से कम 15 दिन हमें मैट पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि जो प्लेयर मिट्टी पे खेल रहा है उसको डायरेक्ट एकदम मैट पे खेलने में दिक्कत ना हो। हम अगर एक हफ्ते भी मैट पे अगर प्रैक्टिस करते हैं मैट शूज पहन के, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। हम मिट्टी पे भी खेल सकते हैं और मैट पे भी खेल सकते हैं, दोनों काम हम कर सकते हैं, पर हमें उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है। सर, एक बात और था कि उसके लिए एडवांस क्या करना होगा मैट में खेलने के लिए? क्या करना होगा सर, क्या कह रहे हैं? मैट में खेलने के लिए एक्स्ट्रा क्या करना होगा उस बच्चे को, जो मैं जमीन में मिट्टी में खेल रहा, वो बच्चा मैट में खेलने के लिए एक्स्ट्रा क्या करना होगा उसको? एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। हमें वही काम, हमारा वही फील्ड मैट का है, वही फील्ड मिट्टी का है। हमें उतनी प्रैक्टिस, उतनी फिटनेस, उतना ही हमें जो अपना स्किल जो डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज करनी है, उतना ही हमें मिट्टी पे करना है, उतना ही मैट पे करना है। उसका रिजल्ट हमें बराबर मिलेगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि हमें मैट पे कुछ अलग करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है, और मिट्टी पे खेलने के हमें कुछ कम करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जितनी मेहनत करेंगे, चाहे मिट्टी हो चाहे मैट हो, जितनी मेहनत करेंगे उतनी हमें उसका फल ज्यादा मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। जी सर। हेलो। प्रणय कुमार, आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रणय। मेरा नाम प्रणय है और मैं क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जितना एक्सपीरियंस आपका रहा है प्रो कबड्डी में शायद ही किसी प्लेयर का रहा हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जब कबड्डी खेलना शुरू किया था, तब आपकी एज क्या थी और आप कितनी प्रैक्टिस करते थे उस समय? देखिए, स्टार्टिंग तो मैंने स्टार्ट किया 7th में। मैं 7th में था, और उस टाइम मैं 12-13 साल का था। तब मैंने स्कूल टाइम में कबड्डी स्टार्ट की। और उस टाइम पे इतनी मेहनत नहीं करते थे, क्योंकि एज कम थी, और इतनी ज्यादा मेहनत ना, तो जो हमारे और सही बताऊं तो उस टाइम एक कोच नहीं, हमारे जो पीटीआई होते, फिजिकल टीचर होते थे स्कूलों में, वो फिजिकल टीचर हमें खिलाते थे कबड्डी। वो खो खो के प्लेयर थे, कबड्डी भी जानते थे, वो हमें कबड्डी खिलाते थे, और स्कूल टाइम में ही खेलते थे। उसके फिर कुछ 1-2 साल बाद हमने गांव में खेलना स्टार्ट किया। वहां पे जो हमारे सीनियर प्लेयर थे, वो फिर हमारी प्रैक्टिस कराने लगे। एज के हिसाब से प्रैक्टिस कराते थे। जो छोटे बच्चे थे, जैसे मैं था 11-12-13 साल का, उसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम होती थी, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं होता था। जो हमारे सीनियर थे, वो हमसे ज्यादा हार्ड वर्क। और सर, जैसे कोई खेलना शुरू करता है, बिगिनर होता है, उसका माइंडसेट कैसा रहना चाहिए? देखिए, वो डिपेंड करता है उसके कोच पे। उसको कोच को हमेशा उसको मोटिवेशन देना है। उसको, अभी तो सोशल मीडिया है, हम लोग यूट्यूब पे या कबड्डी अड्डा, जैसे कबड्डी गैलेक्सी या कबड्डी अड्डा, इन पे हम देख सकते हैं कबड्डी के बारे में सारी चीजें। वो चीजें अपने जो यंगस्टर हैं, जहाँ वो कोचिंग दे रहे हैं, वहां पे उनको 1-2 क्लास उनकी वीडियो सेशन लगाया जाए, दिखाया जाए, प्लेयरों के बारे में बताया जाए कि ये प्लेयर
यहाँ से स्टार्ट किया इसने, जैसे आप हो ऐसे इसने स्टार्ट किया, और आज ये हिंदुस्तान का स्टार है, और ये टीवी पे है, सब लोग, सारा हिंदुस्तान इसको देखता है, सारा वर्ल्ड इसको देखता है, इसकी इतनी फैन फॉलोइंग है। अगर ऐसा बनना है तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी मेहनत करनी है, अच्छी डाइट खानी है, अच्छा रेस्ट करना है, तो ही आप इस लेवल तक पहुंच सकते हो। इस तरीके से मोटिवेट करना अपने प्लेयर्स जो जूनियर है। ओके जी सर। हेलो सर। भास्करन सर आप कुछ पूछना चाह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। सर जी हाय जी, हाय अनूप, हाय हाय पायलम, हाय हाय अनूप। मैं क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहते, कह था कि हमारा करीब 10 साल का हमारा आपस में संबंध रहा है, बहुत बहुत अच्छा संबंध रहा है। एक बड़े भाई छोटे भाई का, फादर बेटा का हमारा रिश्ता बने हुए। सर आपकी आवाज कम आ रही है। हमेशा मेरा आवाज कम क्यों आ रहा है? अच्छा ओके, अभी आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रही है। या ओके। तो अनूप का और मेरा एक रिश्ता एक अलग लेवल का था, शुरू से था, और एक केमिस्ट्री बन जाती है कोच और प्लेयर के बीच में, या कैप्टन हो चाहे प्लेयर हो। एक मैंने कल भी बोला था, एक ब्रिज बनता है प्लेयर का और कोच का बीच का, एक ब्रिज होता है टीम का कैप्टन, वो पिलर बन जाता है ब्रिज का। तो उनको आसानी से कोच तक आने में कैप्टन, टीम कैप्टन का मदद होता है, और वो प्लेयर का एक कोच के ऊपर एक भरोसा रहता है। वो भरोसा कायम रखना हर प्लेयर का, हर कोच का और हर टीम कैप्टन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अनूप मेरे साथ जितना बार भी कैंप में था, जितना बार भी एशियन गेम्स में गया है, और साथ में जिस तरीके से प्रो कबड्डी में बॉम्बे टीम में थे युवा में, तो वो अनूप ने बखूबी निभाया। वो मैं हर जगह मैं ये चाहता हूँ कि अनूप जी से कैप्टन किसी को भी मिले तो वो कोच कुछ भी करा सकते हो टीम के। थैंक यू अनूप, तू मेरे साथ रहा, मेरे साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अरे सर आप लोगों की बदौलत है जो यहाँ पे हैं आज। उपेंद्र जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? उपेंद्र कुमार झारखंड। जी सर, मैं अनूप सर से ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि ज्यादातर अभी फिलहाल में जो कोच और एक प्लेयर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, अगर बाय चांस अगर प्रैक्टिस में अगर कोच और खिलाड़ी के बीच में अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर मिसबिहेव होता है, उसके कारण से एक खिलाड़ी में अलग माहौल बन जाता है, और उस माहौल के कारण से खिलाड़ी लोग आपस में एक स्ट्रेटेजी बना के कोच को अलग ही नजरिया से देखने लगते हैं। इसीलिए सर मेरा ये सवाल है कि मतलब सारे अभी खिलाड़ी भी यूट्यूब से भी देख रहे हैं, इसमें भी जुड़े हुए हैं, तो सर आपके माध्यम से ये जानकारी होना चाहिए कि एक खिलाड़ी को कैसा बिहेव रखना चाहिए अपना अच्छा खेलने के लिए। देखिए सबसे पहले तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो खिलाड़ी है, अगर इस तरीके की जो आप बात कह रहे हैं कि मिसबिहेव अगर वो ग्राउंड पे करता है, तो मैं उसको खिलाड़ी नहीं मानता। अगर वो अपने कोच के साथ पूरी टीम के सामने अगर वो मिसबिहेव करता है, कोच से उल्टा बोलता है, तो मैं उसको खिलाड़ी नहीं मानता। चाहे वो अर्जुन अवार्डी हो, चाहे वो एक इंटरनेशनल हो, एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट हो, कुछ भी हो, मैं उसको खिलाड़ी नहीं मानता। अगर देखिए कोच हमारे गुरु हैं, हमारे पिता समान होते हैं। चलो हम तो अभी थोड़े छोटे एज में, ज्यादा नहीं है, हमको तो बड़ा भाई मान सकते हैं, पर हमें जितने भी कोचेस मिले हैं सब थोड़े एज के मिले हैं, तो हमारे वो पिता समान ही रहे हैं। अगर वो हमें कुछ बोलते हैं तो हमें उस चीज का गुस्सा, पहली बात तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, हमें गुस्सा ही नहीं करना चाहिए। और अगर वो कुछ बोलते हैं, जैसे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हैं, हमें बोलते भी हैं, हमें मारते भी हैं, हमें धमकाते भी हैं। अगर बाई चांस हमने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी और उनका एकदम से मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाए, कोच ग्राउंड पर कुछ बोल भी दिया, तो उस बात को वहां पे बोलना ही नहीं, उनको कुछ नहीं बोलना। मैं उस प्लेयर को मानता हूँ अच्छा प्लेयर, कि वहां पे कुछ नहीं बोलना चाहिए। प्रैक्टिस सेशन खत्म करो, प्रैक्टिस सेशन के बाद आप कोच के पास जाओ, आप उनसे बात करो कि सर आपने जो मेरे को बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, और वहां पे सब प्लेयर थे, मैं एक सीनियर प्लेयर हूँ, अगर आप मेरे से वहां अगर ऐसे बोलते हो तो जूनियर प्लेयर पे उस बात का थोड़ा अलग इफेक्ट जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप फिर भी आप रिक्वेस्ट करके, एक जो प्लेयर है वो रिक्वेस्ट करेगा कोच से कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो कुछ बोलना हो आप अकेले में बोल दो मुझे, पर प्लीज टीम के सामने मत बोलो। तो इस तरीके से हम इस बात को हैंडल कर सकते हैं। दूसरा, अगर 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 कोई प्लेयर कोच के सामने बोलता है और उसके बाद वो फिर टीम में मतलब मतभेद करता है, टीम को अलग अलग करता है, तो फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कोच की। वहां पे कोच को बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा।
अगर वो प्रो कबड्डी की टीम है तो प्रो कबड्डी के उनके या तो मैनेजर या सीईओ या जो टीम ओनर से बात करे कि ये खिलाड़ी इस टीम की जो है जो मर्यादा है उसको मतलब क्रॉस कर रहा है, उससे ज्यादा बाहर जाके टीम को मतलब डिसबैलेंस कर रहा है, तो उनसे बात करके डिसीजन लेके तो उस प्लेयर को ही 1-2 मैच का रेस्ट दे ताकि उसका एटीट्यूड कम हो और वो अपने लेवल पे आ जाए। और अगर ऐसा काम कोई स्टेट लेवल की टीम करती है तो जैसे स्टेट सेक्रेटरी है वहां उनसे बात करें या उनके प्रेसिडेंट है उनसे बात करके और इस तरीके का डिसीजन कोच को तुरंत प्रभाव से लेना चाहिए ताकि जो गलती आज वो खिलाड़ी कर रहा है कल वो दूसरा कोई खिलाड़ी ऐसी गलती ना करे। यहाँ पे चैट में भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ पे लोगों ने पूछा है, कृतिका कुमारी है, उन्होंने पूछा है झारखंड से। मेरा क्वेश्चन है, अगर एक प्लेयर की एज 17 है और वो एक स्ट्रॉन्ग रेडर बनना चाहता है तो सर उन्हें क्या करना चाहिए, कितना टाइम प्रैक्टिस करना चाहिए और डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए 17 साल की एज अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं 17 साल में, 17 साल में वो मतलब वो बेस उनका रेडी है, वो 17 साल अच्छे रेडर अभी खेल रहे हैं, वो बताओ पहले मुझे। यहाँ उन्होंने वैसा कुछ लिखा सर, है लेकिन हाँ। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी, हाँ जी बोलिए। सर वो पहले से खेलती है, मतलब मैं खेलती हूँ पहले से जी 2 साल से। जी। तो सर वही रेडर के बारे में अच्छा, बताना। उसके बाद आप देखिए अच्छा रेडर बनना, जो जो गेम स्टार्ट करता है वो सब अच्छा बनना चाहता है। वो हमेशा ये चाहेगा कि मैं टॉप क्लास का प्लेयर बनूं, पूरे विश्व में मेरा नाम हो, चाहे वो किसी भी गेम का हो, कि मैं इतना इतना टॉप हूं तो ताकि मेरे नाम से एक नाम जाना जाए मेरा किसी भी गेम में, जैसे हमारा कबड्डी गेम है, सब चाहते हैं। उसके लिए हमें हमारा डेडिकेशन है, जो हमें ये ध्यान रखना चाहिए हमें क्या काम करना है, कितना करना है। हमारा सबसे पहले तो हमें हमारा डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए। अच्छा खिलाड़ी, अगर खिलाड़ी अच्छा है और उसका डिसिप्लिन अच्छा है तो उसके पास एक प्लस पॉइंट हो जाता है। लोगों की जो सपोर्ट है ना, जो हमारी ऑडियंस सपोर्ट है या लोगों का प्यार है, वो डबल हो जाता है और उसका हमें बेनिफिट मिलता है। उससे हम और ज्यादा आप जाते हैं, हमारा गेम अप होता है, हम और ज्यादा मतलब परफॉर्मेंस हमारी काफी अच्छी आती है। तो आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करें, अपने जो हमारे जो भी कोचेज हैं उन कोचेज का सम्मान करें, जो बात बताते हैं पूरे तरीके से उस पर फोकस करें। और जितनी भी आपके जो फिटनेस ट्रेनर है जो आपको फिटनेस के बारे में बताते हैं, जितनी आपसे फिटनेस कराते हैं वो प्रॉपर कीजिए, प्रॉपर रेस्ट कीजिए, एक डाइट चार्ट अपना बनवाइए डाइटिशियन से, एक न्यूट्रिशन हायर करके। तो ये सारी चीज अगर हम प्रॉपर तरीके से करेंगे तो इनका कॉम्बिनेशन जो बनेगा ना, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग रेडर, एक अच्छा रेडर बनेगा। और सर मानिक राज जी हैदराबाद से हैं, उन्होंने पूछा है कि प्रो कबड्डी टीम को कैसे हैंडल करें सिंस प्लेयर्स आर फ्रॉम वेरियस स्टेट एंड वेरियस कंट्रीज एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्लीज एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंस। देखिए काफी मुश्किल होता है क्योंकि अभी जैसे मैं एक कोच हूँ, मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती। साउथ इंडियन प्लेयर हमारे हैं, उनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आती है। फॉरेनर प्लेयर है, उनको भी ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, तो उनको मैनेज करने में दिक्कत तो होती है। पर जो हमारा प्री कैंप होता है, फिटनेस कैंप होता है या हमारा प्री कैंप जो होता है, हमारी उसमें अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि हम बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि ये प्लेयर क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, कि उसको कैसे समझाएं, कैसे बताएं। पर जैसे जैसे हम साथ टाइम स्पेंड करते हैं वैसे वैसे ही हम उन प्लेयर्स के बारे में समझ जाते हैं, प्लेयर्स कोच के बारे में समझ जाता है कि कोच अभी क्या चाह रहा है, क्या कराना चाह रहा है। कोच ये समझ जाता है कि प्लेयर अभी क्या कर रहा है, कैसे करेगा, मैं उसको कैसे समझाऊंगा। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है साथ रह के, तो फिर बाद में सीजन शुरू होने तक हमें दिक्कत नहीं होती। सरिता जी आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर एज ए कोच और एज ए प्लेयर और एज ए कैप्टन आपने तीनों जो फॉर्मेट में काम किया है, तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कई बार ड्यूरिंग द मैच एक ऐसी सिचुएशन आती है कि कोच ये बोलता है कि आपको इस प्लेयर से ये करवाना है, वो एक मैसेज कन्वे करता है कैप्टन को या किसी प्लेयर को, बट जिसको मैसेज कन्वे किया जाता है वो प्लेयर और कैप्टन की कोऑर्डिनेशन आई थिंक कई बार वो प्लेयर मानता नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मतलब
देखिए वो तो मैच के टाइम है, मैच जब चल रहा है तो उसमें हम एक बार अपना मैसेज मैंने कन्वे कर दिया। अगर यस सर। कैप्टन के पास मैंने मैसेज कन्वे किया और मुझे जैसे अपनी टीम की बात करें, सुरजीत को मैंने एक मैसेज दिया और पंकज से मुझे वो काम कराना है, और बाई चांस जैसे सुरजीत ने बोला और पंकज जी ने वो नहीं किया, तो मैं कोच हूँ, मेरे साथ वो प्लेयर 2 महीने रहे हैं, 2.5 महीने रहे हैं या 3 महीने से रह रहे हैं, तो पहले तो मुझे ये देखना चाहिए कि वो पंकज को जो बात बोली गई है उसने वो करना चाह रहा था, उससे हुई नहीं, या फिर उसने जबरदस्ती वो काम किया ही नहीं कि मुझे ये काम ना करके मुझे ये काम करना है। पहली बात तो मुझे वो ऑब्जर्व करनी है। दूसरा, मैच खत्म हो गया, अगर उसने ये बात कैप्टन के बोलने के बाद उसने वो काम नहीं किया, तो फिर मुझे मेरा ये काम है कि मैं उससे बात करूं, मैच के बाद अकेले में बैठ के बात करूं कि सबसे पहले उससे पूछो कि सुरजीत ने तेरे को मैसेज क्या दिया। वो बताता है कि सुरजीत ने मुझे ये बोला कि ये करना है। फिर मैं उससे पूछूं कि तूने किया क्यों नहीं। अगर वो बोलता है कि मैं सर करना चाह रहा था पर मुझे अगला डिफेंडर आगे लगा या वो पीछे लगा, मैं वो काम कर नहीं पाया, मैंने इसलिए दूसरा अटेम्प्ट कर दिया, तो बात ठीक है। अगर उसकी लैंग्वेज में थोड़ा फर्क है तो मैं उसको प्यार से समझाऊंगा कि बेटे जो काम हमने ग्राउंड में बताया, जो आपके पास मैसेज पहुंचाया, आप उस पर ध्यान दें, उस पर काम करें, वो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, हमारी टीम के लिए बेनिफिट रहेगा। तो उसको थोड़ा प्यार से ट्रीट करना पड़ेगा। थैंक यू सर। ये प्रवीण सिंह है सर, रांची झारखंड से सवाल पूछेंगे सर। प्रवीण जी। हाँ जी प्रवीण जी बोलिए। हेलो प्रवीण जी सवाल पूछिए। हाँ जी। हाँ कोच साहब, हमारा सवाल बहुत पुराना है। आपसे हमारी मुलाकात रांची में प्रो कबड्डी के दौरान हुई थी, तो आपसे वो हम नहीं पूछ पाए। जो आप इंडिया में फेमस हैं टो टच और बोनस के लिए जी, और आपका एक्सपर्ट है इस दो टेक्निक के लिए। आज तक मुझे दिमाग आपसे नहीं मैं पूछ पाया, आज मुझे मौका और सौभाग्य मिला कि आपसे मैं पूछने का मुझे मौका मिला है। सर आप कृपया, हमारे कुछ बच्चे भी ऑनलाइन देख रहे हैं और रांची जिला के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे लोग, लड़के लड़कियां सभी लोग, थोड़ा सा आप दिशा निर्देश दीजिए सर कि ये दो टेक्निक का प्रैक्टिस वो बच्चे कैसे करेंगे, टो टच और आपका बोनस लेने का टेक्निक वो कैसे होगा, इसके लिए थोड़ा सा कृपया दिशा निर्देश दें सर। देखिए प्रवीण जी, प्रैक्टिस तो आप लोग कराते ही होंगे कि टो टच की प्रैक्टिस हम ग्राउंड में जैसे भी करते हैं बार बार करनी है, ठीक है, हम उस तरीके से करेंगे। उसको जितना ज्यादा करेंगे उसमें ज्यादा निपुण होते चले जाएंगे। दूसरी बात, हमें हमारे दिमाग में ये होनी चाहिए, मैं एक रेडर हूँ, मैं टो टच करता हूँ, तो मुझे ये ध्यान रखना चाहिए कि टो टच करना मुझे किसे करना है, वहां पे साइड में कौन खेल रहा है। मेरा प्लानिंग जरूरी नहीं है कि मैं हर बार टो टच करूंगा। वहां पे रेडर का दिमाग होना चाहिए। अगर मान लो सुरेंद्र जैसा कॉर्नर वहां पे खेल रहा है, मैं सुरेंद्र को टो टच करता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये बात भी होनी चाहिए कि सुरेंद्र एंकल होल्ड काफी अच्छा करता है और उसके सामने टो टच करना है, उसको टो टच करना है, उसके सेकंड मैन को टो टच करना है। ये सारी चीज जो है ना, ये दिमाग में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें हमारा मेन फोकस टो टच नहीं है, हमारा मेन फोकस होना चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए अपनी टीम के लिए, वो पॉइंट हमें कैसे निकालना है। अभी मान लीजिए मेरा परफेक्ट बोनस में परफेक्ट रहा है, मेरा टो टच परफेक्ट है, सबको पता ही करेगा, फिर भी मैं कई बार बोनस में पूरा बोनस नहीं डालता, मैं छोटा बोनस, कभी झूठा बोनस डाल दिया, झूठा बोनस डाल के मैंने कवर को तोड़ लिया, कवर आगे आएगा उसको रीच करके चला गया, मुझे पॉइंट की जरूरत थी, मुझे पॉइंट मिल गया। जो हमारी प्रैक्टिस है टो टच की, बोनस की, वो हम प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है उसमें हम जितना भी कर सकते हैं उतना करेंगे, उसको कर करके हम निपुण होंगे। पर वो चीज हमने सीख ली, उसके बाद हमारा जो माइंड है हमें वो सेट करना है, हमारे प्लानिंग क्या है, हमें मैच में कैसे खेलना है, हमारे सामने कवर कौन खेल रहा है, हमें बोनस करना है तो सेकंड मैन पे, अगर जैसे हमारी टीम अभी पुना टीम जो थी पुनेरी पल्टन, उसमें अमित लड़का था, अमित टाटा, उसका एंकल होल्ड काफी अच्छा था। मैं एज ए राइडर अगर ग्राउंड में जाता हूँ, मुझे पता है कि वो सेकंड मैन खेल रहा है, सेकंड पे अगर मैं बोनस करूंगा तो वो पकड़ेगा, उसका एंकल होल्ड काफी अच्छा है, तो मैं क्यों ना सेकंड मैन से लेके मैं कॉर्नर पे बोनस करूं, ताकि दोनों कंफ्यूज होके मुझे एक पॉइंट मिले। तो ये चीज दिमाग में रखनी है। प्रैक्टिस तो हम प्रॉपर करते रहेंगे, पर प्रैक्टिस के साथ साथ हमें अपना दिमाग यूज करना है कि हमें बोनस करना है तो कब करना है, कौन डिफेंस सामने खड़ा है उसके सामने बोनस करना है या टो टच करना है, टो टच में हमें बेनिफिट रहेगा या बोनस में बेनिफिट रहेगा। ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, उस चीज की प्रैक्टिस करना और दिमाग को सेट करना डिफेंस के अकॉर्डिंग। यूट्यूब पे भी कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, उस पे मैं एक क्वेश्चन लूंगा।
क्या यहाँ पे ओम शाह जी ने पूछा है कि क्या कोई कबड्डी की कोई किताब है, स्किल की कोई किताब है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं? कबड्डी स्किल्स की कोई किताब है, ऐसा कुछ बुक है पूछा देखिए है। स्किल्स का तो मुझे नहीं पता, माफी चाहूंगा। हमारे रूल्स की तो किताब है, स्किल्स का भास्कर सर है, शायद उनको पता हो, मुझे इस बारे में पता नहीं, माफी चाहूंगा। भास्कर सर से एक बार पूछ सकते हैं कि स्किल्स की कोई बुक है क्या। और सर दूसरा क्वेश्चन आया है असम से, उन्होंने पूछा है, हरीश ने पूछा है कि ऑलराउंडर को कैसे ट्रेन करना चाहिए? आप ऑलराउंडर रहे तो एक ऑलराउंडर कैसे अपने आप को ट्रेन करे? देखिए ऑलराउंडर ट्रेन तो हमें, जो अभी हमारे पास कोई ऑलराउंडर प्लेयर है तो वो उसकी राइडिंग डिपार्टमेंट भी काफी अच्छा है, वो डिफेंस भी चारों तरफ खेलता है। तो जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं ना, जो हमारे प्रैक्टिस प्री कैंप जो हमारे लगते हैं, उसमें हम उससे दोनों काम कराते हैं। उसमें हम, अगर वो रेडर तो उसको रेडर भी, जैसे उसे स्टार्टिंग में उससे रेड करा दिया हमने 10 20 50 जितनी भी हमने रेड कराई, उसके बाद हम डिफेंस में यूज करते हैं उसको। हम जो हमारे दूसरे रेडर उसको बाहर निकाल के उसको डिफेंस में, वो सेकंड मैन अच्छा खेलता है या कॉर्नर अच्छा खेलता है या कवर अच्छा खेलता है, जिस पोजीशन में वो अच्छा खेलता है वो पोजीशन उसको खिलाते हैं, ताकि दोनों चीजों का जो उसका तालमेल है वो बना रहे और जहां भी टीम को जरूरत हो वहां वो खेल सके। सर एक सवाल पूछा है चैट, रवि सेट्टी जी हैं पुणे महाराष्ट्र से। इनका क्वेश्चन है कि सर नॉर्मली हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी टीम के साथ एक कोच रहता है, लेकिन प्रो कबड्डी में जब जाते हैं सुनाई नहीं दिया। मैं लाइन पर आना चाहता हूँ अनूप। सर नमस्कार। नमस्कार अनूप। जी सर बोलिए। हाँ, आप क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से सर, प्लीज आप क्वेश्चन ना पूछो, मेरे से वैसे बात कर लो। मैं नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ। बस मैं और भास्करन दोनों था कोच, और स्टेट टीम में तो एक ही कोच रहता है। अगर मैं और भास्करन दोनों, आप तो हमारा टीम का कप्तान था, मगर हम दोनों कोच रहने के टाइम पर आप कैसे संभालता था हम दोनों को? देखिए जो हमारी ये जोड़ी थी, हमारी युमुमा टीम का जो हमारा ग्रुप था ना, जो स्क्वाड था, काफी अच्छा था। सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे थे, डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। इस बात का मैं आपके सामने खुद ये लाइव बोल रहा हूँ इस बात को, जो जितने भी हमारे खिलाड़ी थे उस टाइम पे सब डिसिप्लिन के बहुत अच्छे थे। और जो सारा मतलब जो डिसिप्लिन, जो सारा सिस्टम बनाया था वो हमारे दोनों कोचेस भास्करन सर और रवि शेट्टी सर, इनकी बदौलत था। उनके साथ साथ मैं, जितना मेरे से सपोर्ट होती थी मैं सपोर्ट करता था, पर मेरी सपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। हमारा तालमेल इतना अच्छा था, बिल्कुल पूरी टीम को, हमारे दोनों कोचेस पूरी टीम को अपने बच्चों की तरह रखते थे, फ्री माइंड रखते थे। तब प्लेयर बोलते थे, तब प्रैक्टिस करते थे। प्लेयरों ने ये बोल दिया कि सर आज हमें रेस्ट करना है, हम रेस्ट करेंगे, ठीक है रेस्ट करो। आज हम रिग्रेशन करेंगे, रिग्रेशन करो। पर कोच, हमारे जो कोच थे, यही बोलते थे दोनों हमेशा कि आप ग्राउंड में 15 मिनट काम करो, पर 15 मिनट काम हमें 15 मिनट जो है वो 15 मिनट आपके मतलब यहाँ से चाहिए, अंदर से, दिल से, फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। आप 15 मिनट करो, दिल से करो, उसके बाद खत्म। भास्कर सर, रवि सर हमेशा यही बात बोलते थे, जितनी देर ग्राउंड में रहो, दिमाग आपका ग्राउंड में हो, आपकी बॉडी ग्राउंड में हो, जो काम करना दिल लगा के करना है। अगर नहीं मूड है तो मत करो, रेस्ट करो, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। और उसी का रिजल्ट रहा है कि युमुम्बा लगातार सीजन जो फाइनल तक पहुंची है, उसमें हमारे दोनों कोचेस का बहुत बड़ा योगदान है। और जितने भी हमारे प्लेयर थे युमुम्बा के, पुराना जो हमारा स्क्वाड था, बहुत बड़ा योगदान उन सब। बिल्कुल ये बात कहना चाहता था, सिर्फ टीम का यूनिटी के बारे में बताने के लिए। आप सही बताया। थैंक यू अनूप। थैंक यू सर, थैंक यू। सीताराम रजक, आप कुछ पूछना चाहते हैं? कामाख्या सिंह, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो जी सर बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। हेलो सर, मैं सीताराम रजक, हजारीबाग झारखंड से। नमस्कार। हाँ जी बोलिए सर, मुझे पूछना है कि एक रेडर को रेड करने से पहले और रेड करने के दौरान किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, या तो फिर किन किन बातों से अपना माइंड मेकअप करना चाहिए रेड करने के दौरान और रेड करने से जस्ट पहले? देखिए, एक रेडर के दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि उसके सामने अपोनेंट जो टीम है उसमें डिफेंस कौन है, कौन डिफेंस कहाँ खेल रहा है। आपसे पहले अगर कोई प्लेयर अगर रेड करके गया अपनी टीम का, आपकी टीम का, उस टाइम पे कवर कौन था, कॉर्नर कौन था, या सेकंड मैन कौन था, सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड मैन कौन था, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। बस आप ग्राउंड में जाने से पहले पूरे डिफेंस को एक बार जज कीजिए कि सेकंड मैन
कोई चेंज तो नहीं हुआ। अगर वो चेंज हुआ तो इसका मतलब समझो कि कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करेगा। आप रेड जाएंगे तो आपको डाइव करेगा, या दूसरी साइड हुआ तो एंकल होल्ड करेगा। तो पूरे डिफेंस को देखना, जज करना है, और उसके बाद देखिए रेडर का डिसीजन बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। अब हम लोग रेड कर रहे हैं, मैं एक रेडर हूँ, मैं रेड करने जाऊंगा, तो मुझे थोड़ी ना पता है कि मुझे टैकल कॉर्नर करेगा, कवर करेगा, उसका सेकंड मैन करेगा। पर जो भी टैकल करने आएगा उस टाइम पे मेरा माइंड बिल्कुल, मेरा बॉडी और माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है ना, बहुत एकदम वो तालमेल एकदम फिट होना चाहिए। तालमेल फिट होगा तभी मेरा रिएक्शन होगा, और उस रिएक्शन से मैं ग्राउंड में बाहर आऊँ। कामाख्या सिंह, आप कुछ पूछना चाहते हैं? कामाख्या सिंह, आप कुछ पूछना चाहते हैं? साहिल जी, हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, मुझे आ रही है आवाज आपकी। हाँ सर, मैं योगिता बोल रही हूँ महाराष्ट्र से। हाँ हाँ योगिता, बोलो। हाँ सर, सीनियर और यंगस्टर के बीच आप कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब ग्राउंड पे और प्रैक्टिस में भी? देखिए सीनियर, हेलो। सीनियर, हाँ सुन रही है, मुझे सुन गया। दोनों का ट्रीट करने का तरीका देखिए, जूनियर हमारे जो प्लेयर है ना, जो अभी यंगस्टर जो एनवाईपी प्लेयर आते हैं, उनको ट्रीट करना एक बच्चे की तरह ट्रीट करना। उनको हर चीज बहुत तरीके से बतानी पड़ती है, समझानी पड़ती है, खेलने के बारे में, उनके घूमने के बारे में, उनका खाने खाने का तरीका, उनका बाहर किसी होटल की किसी स्टाफ के साथ कैसे बात करना, अगर वो एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, अगर वहाँ कुछ गलत है तो वो सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि वो मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं उनको कुछ अच्छी बातें बताऊं, ताकि इन फ्यूचर वो दूसरी टीम में जाए, दूसरे कोचेस के पास जाए, तो वो सारी बातें वहां दोबारा ना करे, और दोबारा मतलब कहीं पे ऐसा मौका ना मिले कि कबड्डी प्लेयर को कोई गलत बोले। उस तरीके से गाइड करता हूँ। सीनियर प्लेयर को मैं खाली, वो एक्सपीरियंस है, उनको सब पता होता है, फिर भी कोई अगर कुछ ऐसा लगता है तो मैं उनको बता देता हूँ कि भाई ऐसे मत करो, ये चीज हमारे लिए, हमारे गेम के लिए, कबड्डी के लिए गलत है, किसी के सामने ऐसे बात मत करो। उनको ये बात बताता हूँ। सीनियर प्लेयर का ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हमारे यंगस्टर जो आते हैं, मोस्टली हम गाँव के हैं, सभी कबड्डी खिलाड़ी अपना रूरल एरिया के रहने वाले हैं, देहाती लोग हैं, तो थोड़ा सा एकदम से हाई सोसाइटी जैसे अच्छे होटलों में जाना, अच्छे फ्लाइटों में जाना, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम थोड़ा एक्साइटेड से हो जाते हैं, थोड़ा सा समझाना पड़ता है प्लेयर्स को। और ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड पे जो यंगस्टर है उनको थोड़ा सा समझाना पड़ता है उनको, क्योंकि उनके पास स्पीड है, वो यंग है, उनके पास थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा वीक होते हैं वो, तो टेक्निकली उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है स्किल्स के बारे में कि आप यहाँ खेलोगे तो हमें ये बेनिफिट है, अगर यहाँ हम ज्यादा अंदर जाएंगे तो हम यहाँ से नुकसान है, हमें यहाँ से ये टैकल कर सकता है, हम यहाँ खेलेंगे तो यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। ये सारी मतलब टेक्निक हमें उन्हें बतानी पड़ती है। स्पीड ऑलरेडी उनके पास रहती है, और सीनियर प्लेयर को हमें बहुत कम, मतलब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती, थोड़ी मतलब थोड़ा बताते हैं, उसको ज्यादा समझते हैं सीनियर लोग। तो मैनेज करना दोनों का अलग अलग है, पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ा फर्क। सर करण कुमार है जामताड़ा झारखंड से। करण जी सवाल पूछिए अपना। हेलो सर, करण झारखंड से। सर मेरा सवाल था, मैच में सर अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं, ऐसे में कोच के साथ साथ कप्तान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। जैसा कि सर पूरे विश्व में क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी और कबड्डी में आप कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं, तो सर कबड्डी बहुत ही कम समय का खेल है और यह एग्रेसिव खेल है। ऐसे में सर आप इतने कूल माइंड से गेम को कैसे खेलते हैं और कैसे गेम को आगे बढ़ाते हैं सर? देखिए कम समय का गेम, हमारा कम टाइम है, इतना कम भी नहीं है, 40 मिनट काफी हो जाते हैं वैसे तो। पर मैंने हमेशा यही सीखा है, जो मेरे सीनियर है, जिस भी कोच के साथ मैंने काम किया है, मतलब कोचिंग ली है, या जो भी उन्होंने मुझे बताया समझाया, कि हम जितना जितना कूल और काम अगर ग्राउंड में रहेंगे, उसका हमें बेनिफिट मिलता है। अगर हम गुस्से में कोई काम करते हैं, चाहे वो घर की ले लो, चाहे ग्राउंड की ले लो, कहीं भी ले लो, आप ऑफिस में कहीं वर्क कर रहे हो, अगर गुस्सा होते हैं तो गुस्से से हमेशा कुछ ना कुछ जो काम हम कर रहे हैं वो गलत होता है, ठीक नहीं होता। और अगर कोई काम कोई गलत भी कर देता है हमारे सामने वाला, अगर उसको हम थोड़ा सा प्यार से ट्रीट करेंगे ना, तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। वो ना तो दोबारा वो गलती करेगा, वो अगर गलती दोबारा करेगा ना, तो सोचेगा जरूर एक बारी कि मैंने वो काम जब मैंने गलत किया था, तो हमारे जो कैप्टन है या कोच है,
उन्होंने फिर भी मुझे डांट नहीं लगाई या मुझे धमकाई नहीं, फिर भी बहुत ट्रीट प्यार से किया, तो वो उस बारे में सोचता है। और दूसरा, अभी एक मैच चल रहा है, मैच की बात करें, एक मैच चालू है, मैच में दूसरी अपोनेंट टीम हमारी है, उसकी लीड हो गई 6 या 7 पॉइंट की, और हमने मैच को, अगर उसकी लीड हुई है तो वो टीम ऑटोमेटिक अच्छा खेल रही है, तो नॉर्मल सी बात है, वो अच्छा खेल रही है। अगर उसी स्पीड के साथ हम गेम को लेके चलेंगे तो वो लीड अगर 7-8 पॉइंट की है तो डबल हो जाएगी, यानी कि 14-16 पॉइंट की लीड हो जाएगी। उस टाइम पे एज ए कैप्टन मेरा फर्ज बनता है कि अपने प्लेयर्स को समझाऊं कि 6-7 पॉइंट की कोई ज्यादा लीड नहीं है, आप गेम को थोड़ा स्लो करो, थोड़ा स्लो करके गेम को दोबारा से हम स्पीड लेंगे, थोड़ा हम स्लो करेंगे, वो थोड़ा, क्योंकि उनकी टीम, उस टीम की लीड है, वो थोड़ा एग्रेसिव होके खेलेगी, उसका जो एग्रेसिवपन है उसका हमें बेनिफिट लेना है स्लो खेल के। तो मैच को थोड़ा स्लो करो, प्लेयर को थोड़ा मोटिवेट करो। 6-7 पॉइंट 10 पॉइंट की कोई लीड नहीं है कबड्डी में, 2 मिनट में 10 पॉइंट की लीड टूट जाती है। तो इस तरीके से प्लेयर्स को मोटिवेट करके और खुद फ्रंट फुट लेके फिर टीम को आगे ले जाना पड़ता है। थैंक यू सर। सर श्रीकर कुमार माझी हैं उड़ीसा से, सवाल पूछिए श्रीकर जी। हाँ सर, नमस्ते सर जी, मैं श्रीकर बोल रहा हूँ उड़ीसा से। जी नमस्ते सर। सर, एक मैच में जितना इम्पोर्टेंट रेडर का भूमिका है उतना इम्पोर्टेंट ही डिफेंडर का भूमिका भी इतना ही है, फिर भी डिफेंडर नाम क्यों कमा नहीं पाता है, रेडर ज्यादा नाम क्यों कमाते हैं सर? देखिए, नाम तो दोनों का बराबर होता है, ऐसी कोई बात नहीं कि नाम नहीं है, नाम डिफेंडर का भी होता है, ऑलराउंडर का भी होता है, रेडर का भी होता है। वो फर्क जो हमारे फैंस है ना, जो फैंस है जो हमें देख रहे हैं, जो कबड्डी को लाइक करते हैं, उनका थोड़ा सा नजरिया थोड़ा सा अलग है। वो इसलिए कि जैसे रेडर सुपर 10 करता है तो वो दिख जाता है 10 पॉइंट, रेडर ने 10 पॉइंट लिए तो कमाल का रेडर है। डिफेंडर 5 पॉइंट लेता है, वो उससे भी खुश है कि यार हाई फाई उसने किया है, वो खुश है, पर वो 10 पॉइंट उस 5 में थोड़ा गैप है, तो वो इसलिए थोड़ा सा रेडर की जो फैन फॉलोइंग है ज्यादा होती है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो एक अकेला रेडर किसी टीम को जिता सकता है, ना अकेला एक आउटस्टैंडिंग डिफेंडर टीम को जिता सकता है। तो ये सब थोड़ी सोच की बात है। मेरे हिसाब से जो जो प्लेयर ग्राउंड में आ गया, जो खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है और अच्छा खेल के टीम को जिता रहा है, चाहे वो ऑलराउंडर है, चाहे वो डिफेंडर है, चाहे वो रेडर है, वो बराबर है, वो इक्वल है। थैंक यू सर, एक सवाल पूछा है सर यूट्यूब लाइव में, आमी पटेल जी हैं महाराष्ट्र से। इनका कहना है कि सर मुझे स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और कबड्डी में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन घर वाले स्टडी करने के लिए भी बोलते हैं, तो मुझे सर क्या करना चाहिए? देखिए ब्रदर, ऐसा नहीं है कि आप खाली गेम करें, स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा गेम इतना अप हो गया है। प्रो कबड्डी लीग स्टार्ट होने के बाद काफी गेम हमारा अप हुआ है, और इतना हाई लेवल पे गेम जाने के बाद हमें जो हमारी बेसिक नॉलेज है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और ये चीज हमें फील भी होती है, कई बार हम अच्छे होटल में या एयरपोर्ट पे कहीं जाते हैं, कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, तो वहां पे हमें थोड़ा फील होता है कि हमें यार पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता कि आप हाई फाई बनिए पढ़ाई में, आप बेसिक पढ़ाई जरूर कीजिए, आपका बेस ठीक होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज जो है स्टडी की वो होनी जरूरी है। उसके बाद आप गेम भी करिए और बेसिक नॉलेज स्टडी की करिए, दोनों चीज का कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। ये रेशियो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब 60-40 चलेगा, पर आप ये सोचें कि 80-20 हो जाए, गेम हमारा 80% और स्टडी 20%, ये नहीं चलेगा। 60-40 आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ये जरूरी है। प्रियव्रत जी हैं गोड्डा झारखंड से, पूछिए सवाल अपना प्रियव्रत जी। नमस्ते सर, मैं प्रियव्रत झारखंड से बोल रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे बहुत प्रयास रहता है कि दिन अच्छा रहे कबड्डी के खेलने के दौरान या स्टेट चैंपियनशिप या नेशनल चैंपियनशिप के दौरान, बट ऐसा होता है कि काफी प्रिपेयर्ड होने के बावजूद भी कंटिन्यू टीम 2-3 मैच लगातार हार जाती है और धीरे धीरे प्लेयर्स का मनोबल टूटता चला जाता है। सर, उस समय कोच की भूमिका क्या होनी चाहिए ताकि उसका मनोबल ऊंचा रहे? देखिए, प्लेयर का कोच का काम हमेशा, चाहे टीम हारी है चाहे जीत रही है, टीम दोनों ही मोमेंट में कोच का काम है कि कोच अपने प्लेयर्स को हमेशा मोटिवेट करे। और बैक टू बैक अगर 2-3 हार होती है तो उसके बाद मैं मानता हूँ कि मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूँ,
काफी लंबे समय तक खेला हूँ। टीम प्लेयर्स का मोरल थोड़ा डाउन हो जाता है। उस टाइम पे कोच का काम यही है कि कोच एक तो ज्यादा उनको डांट फटकार ना लगाए, डांटना तो बनता ही नहीं, थोड़ा उनको जितना भी ट्रीट करे प्यार से करे। उनकी जो कैपेबिलिटी है, जो प्लेयर कर सकते हैं, जो उन्होंने प्रैक्टिस में किया, या उनकी कोई पुराने वीडियो या कोई पुराने प्रो कबड्डी लीग के कोई मैच या नेशनल के मैच या कोई इंटरनेशनल मैचेस या उनकी वीडियो उनको बैठ के दिखाएं, चाहे 1 बाय 1 दिखा दें कि आपकी ये कैपेसिटी, आप इस लेवल तक खेल सकते हैं, आप इतने अच्छे प्लेयर हैं। बैक टू बैक 2-3 हार है तो कोई बात नहीं है, बैक टू बैक हम 2-3 मैच हार सकते हैं तो बैक टू बैक हम 10 मैच जीत भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरी टीम को 1 बाय 1 प्लेयर को, इंडिविजुअली प्लेयर को बैठ के मोटिवेशन देंगे, तो उस मोटिवेशन का पूरा बेनिफिट हमें मिलेगा। हमारी टीम अगर हारी है तो फिर जीतेगी। नीरज पांडे, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अब हम लोग आखिरी 1-2 सवाल लेंगे क्योंकि समय की भी पाबंदी है। हेलो जी जी, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे कोई प्लेयर है जो रेगुलर प्रैक्टिस करता है पर साल में वो 2 या 3 ही मैच खेले, क्या वो अच्छा प्लेयर बन सकता है? एक बार दोबारा क्वेश्चन करेंगे? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर कोई प्लेयर है वो रेगुलर प्रैक्टिस करता है पर साल में उसे 2 या 3 मैच ही खेलने को मिलते हैं, क्या वो अच्छा प्लेयर बन सकता है सर इस स्थिति में? देखिए, जितना जरूरी हमें प्रैक्टिस करना है ना, उतना ही जरूरी हमारा टूर्नामेंट खेलना है, मैचेस खेलना है। क्योंकि प्रैक्टिस हम अपने ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ लिमिटेड प्लेयर हैं, हम उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं के साथ हम जो भी स्किल प्रैक्टिस है या जो भी हम करते हैं, एक 15, 20 या 30 प्लेयर हम उनके बीच में करते हैं। पर जब हम टूर्नामेंट खेलते हैं, वहाँ पे हमें अलग अलग टीम मिलती है, अलग अलग प्लेयर्स मिलते हैं, अलग अलग स्किल होती है। अगर मैं एक रेडर हूँ तो मेरे सामने अलग अलग तरीके के डिफेंडर मिलेंगे हर टीम में। मैं अगर एक टूर्नामेंट खेलने जाता हूँ तो मैं कम से कम 4 या 5 मैच तो मैं खेलूंगा वहाँ पे। 4-5 मैच में मुझे सब अलग अलग डिफेंडर मिलेंगे, तो उन डिफेंडर के साथ खेल के जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कुछ वहां से सीखूंगा। वो कुछ अच्छा काम करेंगे तो मुझे वहां से कुछ सीखने को मिलेगा, गलत करेंगे तो भी मैं उसको जरूर ध्यान दूंगा कि ये खेलने का तरीका इसका कैसा है, किस तरीके से खेलता है। अगर मुझे इस डिफेंडर से निकलना है तो मैं किस तरीके के मूवमेंट करके यहाँ से पॉइंट निकाल सकता हूँ। तो जो वो एक मैच का जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छे लेवल का खिलाड़ी बनने के। हेलो जी सर बोलिए। रमेश कुमार साहू बोल रहा हूँ जी सर, जमशेदपुर से। जी अनूप जी, मैं ये जानना चाहता था कि हालांकि अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच होता है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी टूर्नामेंट हम जीतते हैं, खेलते हैं, और जब टूर्नामेंट आप जब जीत जाते हैं तो आप जैसे टीम कैप्टन की सोच क्या होनी चाहिए? आप श्रेय कोच को देते हैं, श्रेय प्लेयर को ये एकता अच्छे संयुक्त रूप से खेलने को देते हैं, या एक कैप्टन को देते हैं? देखिए, जो अगर हम एक टीम खेल रही है तो टीम में हमारे जितने प्लेयर हैं, सारे प्लेयर, हमारे जो कोचेज हैं, हमारा जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, हमारे फिटनेस ट्रेनर है, हमारे न्यूट्रिशन है, जितने भी है ना, हमारे डॉक्टर हैं, उन सब का कंट्रीब्यूशन होता है। और उस कंट्रीब्यूशन के साथ ही ना हमारी एक टीम बनती है, यूनिटी बनती है, एक फैमिली बनती है। तो मैं मानता हूँ कि हम अगर कोई मैच जीतते हैं, कोई भी टूर्नामेंट खेलते हैं, कोई टूर्नामेंट खेल के हम वो जीतते हैं, तो उसका जो श्रेय है ना पूरे मैनेजमेंट को जाता है। प्रो कबड्डी लीग की बात करें तो हमारे जैसे फिजियो हो गए, डॉक्टर हो गए, हमारे न्यूट्रिशन हो गया, फिटनेस ट्रेनर हो गया, कोच हो गया, असिस्टेंट कोच हो गया, जितने भी खिलाड़ी है, सबको ये श्रेय देता हूँ मैं कि उन सबका जो कंट्रीब्यूशन है ना वो बहुत अच्छा था, और उस अच्छे कंट्रीब्यूशन के कारण ही हम लोग जीते हैं। तो सारा श्रेय पूरे मैनेजमेंट को, पूरी टीम को। हेलो जी सर। जी सर बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? हेलो बोलिए। हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ भाई साहब नमस्कार, मैं कृष्ण यादव बोल रहा हूँ माचल भैरोड से। सर आपके साथ कबड्डी खेला है बहुत बार और आपकी टीम हमेशा जीती है,
लेकिन मैं सर अभी पूछना ये चाह रहा हूँ कि मैं अभी लातेहार झारखंड में हूँ और यहाँ पे कबड्डी का उतना क्रेज नहीं है, तो नए लड़कों में यदि कबड्डी खेलने के लिए उन्हें को प्रेरित करना है तो थोड़ा सा आप सजेस्ट करें कैसे यहाँ पे कबड्डी और ज्यादा शुरू की जा सकती। देखिए कृष्ण भाई, अच्छी बात है। जो ये हमारे झारखंड कबड्डी एसोसिएशन ने जो ये वर्कशॉप चलाया है ना, ये भी कबड्डी की शुरुआत मानता हूँ मैं अच्छी। देखिए वो खेल तो रहे हैं पर वहाँ कम खेलते हैं, तो ये जो ऐसे जैसे वर्कशॉप चलाया, इससे वहाँ के प्लेयर जुड़े हुए हैं, झारखंड के प्लेयर जुड़े हैं, वो कुछ बातें कुछ सुनेंगे, कुछ सीखेंगे, उसके बाद उनका भी थोड़ा मतलब इंटरेस्ट बढ़ेगा कबड्डी की तरफ। और रूरल एरिया में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे, जैसे हमारे अभी विपिन भाई जनरल सेक्रेटरी है झारखंड कबड्डी एसोसिएशन के, ये थोड़ा सा अगर कोई अपने एसोसिएशन की तरफ से वहाँ पे कोई कराते रहे ना कबड्डी के, अगर टूर्नामेंट कराते रहे 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, तो उस टूर्नामेंट से और ज्यादा क्रेज बनेगा। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे कबड्डी थोड़ी बहुत खेलते हैं, अगर वो इस तरह के इवेंट करते रहे, उसी से बच्चों का जो वो बढ़ेगा वहाँ पे क्रेज। अदरवाइज वैसे बढ़ने में दिक्कत होगी। तो अभी तो वैसे बढ़ रहा है धीरे धीरे, लीग आई है, लीग के बाद काफी फर्क पड़ा है। और इस तरीके के इवेंट, ये वर्कशॉप हो गया और कोई टूर्नामेंट वगैरह जैसे ऐसे एसोसिएशन कराए, तो उससे फर्क पड़ेगा और ज्यादा प्लेयर खेलेंगे। हेलो जी सर। हेलो। हाँ जी बोलिए सर, आ रही है आपकी हाँ आवाज। सर, ਅਸੀਂ पंजाब से बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए पाजी। हाँ ਅਸੀਂ सर हम पूछना चाहते हैं कि जब कैसे बच्चे को आप स्टार्ट कराना 13-14 साल की उम्र में, ਉਹਦੀ हाँ फिटनेस एक्सरसाइज वगैरह कितनी होवे, डाइट वगैरह कैसी होवे ਤੇ एक्सरसाइज ਉਹਨਾਂ ਦੀ कितनी होगी। देखिए हम बच्चे को स्टार्टिंग, हम 10-11 साल के बच्चे को, मेरे हिसाब से 10-11 साल के बच्चे से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करा सकते हैं। पर हमें स्टार्टिंग में उसकी फिटनेस करानी है। हमें ये नहीं कि हम उसको स्टार्टिंग में लेके आए 1 महीना उसको रनिंग वगैरह कराएंगे, स्किल पे डालते कर, किक मार या एंकल होल्ड कर, ये सारा काम नहीं है। पहले हमें बेस तैयार करना है। हमें उस बच्चे को पहले प्रॉपर तरीके से फिट करना है, फिटनेस बनानी है उसकी। उसको हमें जो भी है, इंडोरेंस है, स्ट्रेंथ है, ये सारी चीजें थोड़ी उसकी करानी है। और उसके बाद मतलब कम से कम 1.5 या 2 साल के बाद उसको हमें गेम की तरफ लेके जाना है, जो गेम करना है। चाहे वो अब कबड्डी की बात करें तो कबड्डी 1.5-2 साल के बाद उसको कबड्डी की तरफ लेके जाएं। उसके बाद मैं तो मानता हूँ कि अगर डाइट की बात करें तो अब देहात में तो हम दूध, दही, मक्खन, घी सब खाते हैं। थोड़ा ऑयली चीज पे कंट्रोल हमारा रहता है। गाँव में वैसे खाते नहीं है ज्यादा फास्ट फूड हम, तो घी वगैरह ज्यादा ना खिलाएं। तला हुआ घी, मक्खन, हम टिंडी जो मक्खन बोलते हैं वो खिला सकते हैं। और उसके अलावा अगर थोड़ा करना है तो हम एक न्यूट्रिशन, हम डाइटिशियन से एक चार्ट बनवा सकते हैं कि हमारे बच्चे की इतनी एज है, उसमें सारी चीज होती है, उसका वेट, हाइट, उसके अकॉर्डिंग फिर वो उसमें फैट कितना है, टोटली एक न्यूट्रिशन बना के देता है। हम उसके अकॉर्डिंग उसकी डाइट चला सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर श्रीधरन, उन्होंने सर एक सवाल पूछा है जी कि सर जब मैच के दौरान जब टाइम आउट होता है और कोचेज कुछ आइडियाज देते हैं, लेकिन जो टीम के खिलाड़ी हैं वो अच्छे से सुनते नहीं है और उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, इस पे सर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए वो सारी चीजें हमारी, जो हमारा प्री कैंप जो हमारे होते हैं ना, उसमें बताने की बातें हैं कोच को। इन बातों से देखो, एक तो मैसेज भी गलत जाता है। जितने भी यहाँ कोचेज हैं सुन रहे हैं, मैं बहुत सीनियर कोचेज भी हमारे सुन रहे हैं यहाँ पे, मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि इस बात पे थोड़ा ध्यान दें। कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है, कि हमने टाइम आउट लिया, हमारे अंदर जो प्लेयर हैं, हम बोलते रहते हैं, वो सुनते नहीं, वो इधर उधर चले जाते हैं। तो आप लोग पहले से, जैसे हमारे प्री कैंप होते हैं, उस चीज का वहां पे आप ये करके देखिए, बार बार आप टाइम आउट लीजिए प्रैक्टिस सेशन में, और टाइम आउट लेके उनको बताइए, जैसे टाइम आउट ले लिया वो पास आए। अगर ऐसा कुछ करता है तो उस चीज को आप बताएं, ताकि मीडिया के सामने, कैमरे के सामने वो चीज अच्छी ना लगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, मैंने भी काफी, मेरे इंस्टा पे, फेसबुक पे या ट्विटर पे ये सब चीजें आते हैं कमेंट, कि फलानी टीम का मैच था, उस टीम के कोच वहां पे टाइम आउट लेके खड़े और प्लेयर अपनी डिस्कस कर रहे हैं, कोच की सुनी नहीं रहे। तो प्लीज आप सभी कोचेस से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, कि आपने अपनी टीम की, जिस भी टीम के आप कोच हैं, ये प्रैक्टिस सेशन में ये चीज बताएं प्लेयरों को, कि जो बात
ग्राउंड में टाइम आउट के टाइम जो कोच बोल रहा है पहले उस बात को तरीके से सुनो, उसके बाद आप लोग अपनी बात रखो। ये बात होनी चाहिए, ये जरूरी है। और ये सारे काम हम कोचेज ही करा सकते हैं। तो कोचेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने प्लेयर को इस तरीके से प्रिपेयर करे ताकि वो पहले कोचेज की बात सुने, फिर उसके बाद अपनी बात रखे। धन्यवाद अनु भाई, टाइम खत्म हो रहा है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इस व्हाट्सएप प्रोग्राम में। कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड की ओर से आपका धन्यवाद, आभार है। और कल बहुत जी और बोलिए। कल पुनः ठीक 3 बजे से हमारे बीच होंगे श्री राणा रंजीत सिंह, इंटरनेशनल रेफरी, प्रो कबड्डी रेफरी, 2016 में प्रो कबड्डी का बेस्ट रेफरी का अवार्ड प्राप्त हुआ है। श्री राणा रंजीत सिंह कल ठीक 3 बजे से रूबरू होंगे आप सबों के। मैं पुनः एक बार आपने बहुत अच्छा आज लोगों को जवाब दिए। धन्यवाद सर, टाइम खत्म हो चुका है। थैंक यू सर। विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और सबसे अच्छी बात ये कि आपने जो लाइव वर्कशॉप जो कबड्डी का चला है, बहुत अच्छी बात है। और लॉकडाउन का टाइम है, सब कुछ बंद है, ऐसे टाइम में हमारे जो कबड्डी प्लेयर्स हैं वो सब बैठे हैं, घर पे वर्कआउट करते हैं। तो ऐसी जो क्लासेस हैं इनमें, ऐसे वर्कशॉप में वो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। और ये जो आपने जो वर्कशॉप चलाया इसके माध्यम से बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो बहुत कुछ सीखेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपका लॉकडाउन जब तक रहे जब तक आप इसको चलाएं। और जो और भी जो कोचेज जो खिलाड़ी जो सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ भी यहाँ से झारखंड कबड्डी एसोसिएशन से रिक्वेस्ट जाती है तो प्लीज आप लाइव आइए, अपनी बात शेयर कीजिए, ताकि जो हमने जो कबड्डी से सीखा है वो हम दूसरों को बता सके और वो आगे कर सके इसका। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं लातेहार के कृष्ण यादव जी से कहना चाहता हूं कि आप हमसे कॉल करेंगे और लातेहार में कबड्डी विकास के लिए आप जो भी चाहेंगे आपको हर संभव आपको मदद की जाएगी और कबड्डी विकास से होगा। इसलिए आप आगे आइए, आपके साथ हम लोग हैं। धन्यवाद सर, अनूप जी एवं सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर। विकास जी आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।